ABC Limited is considering a project in US which will involve an initial investment of $1 crore 10 lakhs. द प्रोजेक्ट विल हैव 5 years ऑफ लाइफ। तो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, जो कि यूएस में क्या करना चाहती है, यूएस में एक प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 1 करोड़ 10 लाख US डॉलर्स की, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल हैव 5 years ऑफ लाइफ। तो और इस प्रोजेक्ट की जो लाइफ होगी ये 5 years तक होगी, यानी इस प्रोजेक्ट से जो कैश इनफ्लोज आएंगे ना वो हमें 5 years तक ही आएंगे। करंट की जो स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखी है वो दे रखी है $1 इज इक्वल टू, एक मिनट ये हो गया छोटा बस, हाँ, $1 इज इक्वल टू ₹48 ये दे रखी है। यानी जाहिर सी बात है ये ABC लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई, इंडिया की हुई ना। वैसे भी जो लिमिटेड अनलिमिटेड वर्ड है ये इंडियन कंपनी यूज़ करती है, यूएस की जो कंपनीज होती है वो तो INC यूज़ करती हैं, जैसे कि एप्पल इंक, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है ये इंडियन की कंपनी है, और इंडियन की कंपनी है तो होम करेंसी कौन सी हो गई हमारे पास, रुपीज़ की हो गई होम करेंसी, है ना। और जो डॉलर है ये हमारी फॉरेन करेंसी हो गई। फिर आगे कहता है जो रिस्क फ्री रेट है यूएस में वो 8% का है और इंडिया में 12% का है। यानी अगर आप बिना रिस्क के, बिना किसी रिस्क के अगर आप इंटरेस्ट कमाना चाहते हो ना तो यूएस में 8% तक कमा सकते हो, और इंडिया में बिना किसी रिस्क के आप 12% तक कमा सकते हो। यानी यूएस की जो रिस्क फ्री रेट है वो 8% है और इंडिया की जो रिस्क फ्री रेट है वो 12% की है। आगे कहता है कि कैश फ्लोज प्रोजेक्ट से कुछ इस तरीके से आएंगे। किस किस तरीके से, देखो, फर्स्ट ईयर में 20 लाख, सेकेंड ईयर में 25-30, फिर 40-50 लाख, इस तरीके से। यानी जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी की तरफ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जो कैश इनफ्लोज है हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आगे हमें कहता है कैलकुलेट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच, की फॉरेन करेंसी अप्रोच का यूज़ करके हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो हमें दे रखा है 14% का। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना दे रखा है, 14% का। अब देखो, लेकिन हमें कुछ कह नहीं रखा है कि ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है ये डोमेस्टिक वाला है कि फॉरेन वाला है, कुछ नहीं कह रखा है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो देखो, अगर आपके पास कैश फ्लोज रियल वाले हैं, रियल वाले मतलब वो कैश फ्लोज जिन कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन का कोई भी असर नहीं है, तो हम डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज़ करेंगे, रियल डिस्काउंट रेट हम यूज़ करेंगे। और वो वाले कैश फ्लोज जिसमें इम्प्रेशन का इफेक्ट है, सॉरी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, उसे हम नॉमिनल कैश फ्लोज कहते हैं। तो अगर आप रियल कैश फ्लोज में ही अगर आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर आप ऐड कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा नॉमिनल कैश फ्लोज। तो अगर आपके पास, अगर आप रियल कैश फ्लो का यूज़ कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट रेट, रियल डिस्काउंट रेट यूज़ करना है, और अगर आप नॉमिनल कैश फ्लोज का यूज़ कर रहे हो तो आपको कौन सा डिस्काउंट रेट यूज़ करना है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज़ करना है, ठीक। फिर आगे कहता है कि अगर आप होम करेंसी के कैश फ्लोज को लेकर के एनपीवी निकालते हो, यानी आप एनपीवी कैसे निकालते हो, होम करेंसीज के कैश फ्लोज का यूज़ करके, तो आपको डिस्काउंटिंग रेट कौन सी लेनी है, होम करेंसी वाली। और अगर आप फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज का यूज़ करते हो एनपीवी निकालने के लिए तो आपको डिस्काउंटिंग रेट फॉरेन करेंसी वाली लेनी है। यानी जोन सा आपका कैश फ्लो होगा, जिस तरीके का भी कैश फ्लो होगा उसी तरीके का आपने क्या करना है, आपने डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करना है, ठीक है। अब कुछ बातें और देखते हैं इसमें कि अगर कुछ भी नहीं कह रखा हो तो हम कैश फ्लो कौन सी मानेंगे, हम नॉमिनल कैश फ्लोज मानेंगे और नॉमिनल डिस्काउंट रेट मानेंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे मैं गलत हो गया, बाकी पीछे मैंने सही बोला कि अगर हमें कुछ भी नहीं कह रखा हो ना तो कैश फ्लोज तो हमारी रियल ही रहती है, और हमें डिस्काउंटिंग रेट के बारे में अगर कुछ भी नहीं कह रखा हो तो वो हमारी कौन सी होती है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट। और अगर होम करेंसी और फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर डिस्काउंटिंग रेट के बारे में कुछ नहीं कह रखा होता है तो हम उसे होम करेंसी डिस्काउंट रेट मानते हैं। तो इस सवाल में ये जो इनफ्लोज हैं ये तो हमारी फॉरेन करेंसी वाली है। देखो, इनफ्लोज हमारी कौन सी है, फॉरेन करेंसी वाली, यानी डिस्काउंट रेट हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मानते हैं, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम डिस्काउंट रेट को होम वाला मानते हैं कि होम करेंसी का डिस्काउंट रेट है। तो यानी यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रखा है डिस्काउंट रेट के बारे में, यानी ये डोमेस्टिक डिस्काउंट रेट हो गया। ये कौन सा हो गया हमारा ये डोमेस्टिक डिस्काउंट रेट हो गया। यानी हमारे पास कैश इनफ्लोज है फॉरेन वाली, लेकिन जो डिस्काउंटिंग रेट है वो डोमेस्टिक वाली है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एनपीवी ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं। हमें देखो, या तो हम कैश फ्लोज को हम कन्वर्ट कर लें डोमेस्टिक में, ठीक है, और उसको हम डोमेस्टिक जो रेट डिस्काउंटिंग रेट है उससे डिस्काउंट कर दें, तब तो हमारा एनपीवी निकल आएगा। या फिर हम क्या करें, जो कैश फ्लोज हमें फॉरेन में दे रखी है उसको हम, और फिर हम कैश फ्लोज को फॉरेन में, सॉरी, कैश फ्लोज हमें फॉरेन में दे रखी है, डिस्काउंटिंग रेट को भी हम फॉरेन में कन्वर्ट कर लें। बाय डिफॉल्ट तो हम डोमेस्टिक में आते हैं ना डिस्काउंटिंग रेट, तो हम डिस्काउंटिंग रेट को भी क्या कर लें, हम फॉरेन में कन्वर्ट कर लें, तब हमारा एनपीवी निकल जाएगा। यानी जैसे कैश फ्लोज होने चाहिए उसी तरीके के आपके पास डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए, ठीक है। तो आईसीआई ने इस सवाल में क्या कह रखा है, हमें ऑलरेडी कह रखा है कि हमें फॉरेन करेंसी अप्रोच का यूज़ करना है, यानी हमें फॉरेन करेंसी अप्रोच का यूज़ करके हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यानी डिस्काउंटिंग रेट हमें कौन सी चाहिए होगी, फॉरेन वाली चाहिए होगी। यानी हमें जो डिस्काउंटिंग रेट है ना, जो डोमेस्टिक वाली दे रखी है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी वाले में, ठीक है। एक तो आपको ये बात पता चल गई। अब एक बात मैं और बता देता हूँ, देखो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसे हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट यानी आरएडीआर भी कहते हैं, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये सिंपल सा, रिस्क फ्री रेट ले लो प्लस जो भी आप प्रोजेक्ट में जो भी जितना भी रिस्क प्रीमियम चाहते हो, जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई यूएस में देखो 8% तो मैं बिना किसी रिस्क के भी कमा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, यानी मेरे को तो उस रिस्क जो फ्री रेट है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कितना ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जो जितना ज़्यादा आपको मिलना चाहिए ना, वो आपका रिस्क प्रीमियम होता है। लेट से आप कहते हो मेरे को 9% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, यानी रिस्क फ्री रेट अगर 8% है और आप चाहते हो चूंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे को 9% और मेरे को और मिलना चाहिए, यानी आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना होना चाहिए, 17% का होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे तरीके से मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम इक्वल टू 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो ये जो आईएफएम का चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। देखो ये सिंपल वाला मेथड हम यूज़ नहीं करते, हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो ये होता है हमारे पास आरपी होता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये इन्वेस्टर डिसाइड करता है जो इन्वेस्ट कर रहा होता है। और जो रिस्क फ्री रेट है ये ऑलरेडी हर कंट्री में अलग अलग होती है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें अल्टीमेटली एनपीवी ही तो निकालना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, फॉरेन की कैश फ्लोज लेनी है और फॉरेन के डिस्काउंटिंग रेट से इंटू कर देना है, हमारा एनपीवी निकल के आ जाएगा। तो फॉरेन का ये रहा हमारे पास कैश फ्लोज, ये तो दे रखा ना 2, 2.5, 3, 4, 5, ये तो हमें दे रखा है। अब हमें चाहिए फॉरेन का, हमें क्या चाहिए, डिस्काउंटिंग रेट, लेकिन हमें डोमेस्टिक दे रखा है। तो हमें ऑलरेडी हमने बात कर रखी थी, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन का डिस्काउंटिंग रेट निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक को फॉरेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन का डिस्काउंटिंग रेट तो हमें दे नहीं रखा है, हमें डोमेस्टिक वाला दे रखा है, ठीक है। तो फॉरेन का डिस्काउंटिंग रेट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमने देखा ना ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से हम देखते हैं कि कितना आता है डिस्काउंटिंग रेट। तो 1 प्लस आर ए डी आर इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम, ठीक है। आर ए डी आर तो हमें निकालना ही है, मैं इधर चेंज कर लेता हूँ पेन, ये हमें निकालना ही है, ठीक है। रिस्क फ्री रेट यूएस का कितना 8% का है, लेकिन रिस्क प्रीमियम नहीं दे रखा है, यानी दो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास जो कि हमें नहीं दे रखा है। एक तो रिस्क प्रीमियम नहीं दे रखा है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो हमें निकालना ही है अभी, ठीक है। यानी दो चीज़ें मिसिंग हैं, तो ये इक्वेशन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक इक्वेशन में एक चीज़ मिसिंग होती है ना तब तक वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ अगर किसी इक्वेशन में मिसिंग है तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी हमें इसको निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, रिस्क प्रीमियम चाहिए होगा, यानी 1 प्लस आर पी चाहिए होगा, यहाँ पे 1 प्लस आर पी की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से एक बार देख लेते हैं। अगर हम डोमेस्टिक में देखें तो डोमेस्टिक में आर ए डी आर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला ना, सॉरी ये रहा आर ए डी आर 14% का, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें डोमेस्टिक का ऑलरेडी दे रखा है 14% का, ठीक है। 14% का डोमेस्टिक का हमें दे रखा है। रिस्क फ्री रेट भी हमें इंडिया का 12% का बता रखा है, और लेकिन रिस्क प्रीमियम हमें नहीं पता है। यहाँ पे हमें आर ए डी आर भी नहीं पता था, रिस्क प्रीमियम भी नहीं पता था, यहाँ पे हमें सिर्फ रिस्क प्रीमियम नहीं पता है, यानी यहाँ से हम रिस्क प्रीमियम यानी 1 प्लस आर पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमने सॉल्व करके यहाँ पे 1 प्लस आर पी की वैल्यू निकाल ली।
अब 1 प्लस आरपी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्यों? क्योंकि जो रिस्क प्रीमियम होता है भाई साहब वो तो हर इन्वेस्टर का तो सेम ही रहेगा ना। इन्वेस्टर कहता है कि मेरे को 9% का रिस्क प्रीमियम चाहिए, तो अगर मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूँगा तो भी मेरे को 9% का 9% एक्सेस चाहिए होगा, और यूएस में इन्वेस्ट करूँगा तो भी मेरे को 9% एक्सेस चाहिए होगा। यानी जो 1 प्लस आरपी या फिर रिस्क प्रीमियम कह लो आप, ये सेम ही रहता है हर कंट्री में। तो इंडिया में इसका रिस्क प्रीमियम कितना है, 1 प्लस रिस्क प्रीमियम कितना है 1.0179, तो यूएस में भी सेम ही होगा। तो हमने इसको 1 प्लस यहाँ पे डाल दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है 1.0179। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर कितना रहा है 9.93। यानी आपका जो फॉरेन का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना रहा है 9.93 का। तो 9.93 आप मत लेना, 9.9 ही लेना। क्यों? क्योंकि आईसीआई ने 9.9 ही लिया और 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है। तो कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर दो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और इन सभी कैश फ्लोज का जो प्रेजेंट वैल्यू आया इन सबको प्लस कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो, जो टोटल कैश फ्लोज है उनका प्रेजेंट वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। फिर उसको आप कंपेयर कर लो सिंपल आउटफ्लो से, कितना आउटफ्लो है 11 मिलियन का, ये मिलियंस में है ना, हाँ मिलियंस में है। तो 11 मिलियन का आपका आउटफ्लो हुआ और 12.013 का आपको इनफ्लो हुआ, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पॉजिटिव आ गई। यानी आपको 1.013 का इनफ्लो आपको नेट में हो रहा है, यानी आपको फ़ायदा हो रहा है, यानी आपको जो प्रोजेक्ट है लेना चाहिए। ठीक है। अब लेकिन एक बात है कि देखो हमें बोला था फॉरेन करेंसी अप्रोच को लेकर के सॉल्व करने के लिए, तो हमने फॉरेन करेंसी अप्रोच से हमने क्या किया, एनपीवी निकाल दिया, एनपीवी पॉजिटिव भी आ गया। लेकिन अब एबीसी लिमिटेड है तो इंडिया की कंपनी, तो इसके दिमाग में जो कैलकुलेशंस होती है वो तो रुपीज़ में ही होगी ना, ये तो रुपीज़ में ही हर चीज़ को देखेगा। तो अब 1.013 मिलियन डॉलर्स को इसने क्या किया, इसने कन्वर्ट करा लिया किस में, रुपीज़ में कन्वर्ट करा लिया। तो एक्सचेंज रेट हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी थी, कितनी एक्सचेंज रेट है, $1 = 48 की है। तो यहाँ पे देखो इसने 1.013 मिलियन इंटू ₹48 यानी 48.624 मिलियन रुपीज़ इसका फ़ायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसको समझ में आ गया कि मेरे को कितने का फ़ायदा हो रहा है रुपीज़ में। ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि पहले तो जो भी आपका मेथड बोल रखा है, होम करेंसी, फॉरेन करेंसी, तो अगर आपको फॉरेन करेंसी बोल रखा है तो फॉरेन करेंसी अप्रोच से आप एनपीवी निकाल दो और फिर आखिर में उसको होम करेंसी में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि बंदे को तो आखिर में अपनी कंट्री में जो जब से जन्म से वो पैदा हुआ है, जो बातें वो उसने सीखी है, जो बातें इसके दिमाग में चलती है, वो उसी चीज़ों से तो समझ पाएगा ना कि चीज़ें की फैसला लेना है कि नहीं लेना है। तो उसके दिमाग में तो रुपया ही चलेगा, क्योंकि इंडिया का है। तो इसलिए आखिर में क्या करना है, आपने जो भी एनपीवी आएगी उसको आपने क्या करना है, होम करेंसी में कन्वर्ट कर लेना है, यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। तो ये भी सवाल हो गया आपका, 13 मिनट हो गया सवाल में।